have raised a series of criticism against the NEP reforms, especially in the areas of employment, agriculture, industry, infrastructure development and fiscal management. Fiscal मतलब money related management. इन एरियाज में इन्होंने बोला है कि भाई क्रिटिसिज्म है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स अब हम देखने वाले हैं क्या है. द फर्स्ट पॉइंट इज ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट. अब आप बोलोगे मैम आउटसोर्सिंग हो रही है, इंडस्ट्रीज आ रही है, इतना सब डेवलपमेंट हो रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे है. अब देखते हैं कैसे. Though the GDP growth rate has in the reform period, but growth failed to generate sufficient employment opportunities in the country. यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे इंडिया में, केस क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जो ग्रोथ हो रही है ना उसके कंपैरिजन में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो रही है. दैट इज नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर. द नेक्स्ट इज नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर. वो तो हमने देखा, हमने पूरे चैप्टर में कहीं पे भी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई रिफॉर्म या कोई स्ट्रैटेजी आगे क्या करना है वो हमने पढ़ा ही नहीं. दैट मीन्स कुछ हुआ ही नहीं है. ठीक है, तो निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर बहुत भारी पड़ा इंडिया को, बिकॉज इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री. आप कितना भी IT सेक्टर डेवलप करो, आउटसोर्सिंग कर लो, MNCs आ जाए, बट स्टिल देयर आर पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, राइट. So the new economic policy has neglected the agricultural sector as compared to the industry, trade and service sector. इन तीनों सेक्टर के कंपैरिजन में एग्रीकल्चर नेग्लेक्ट हुआ. Reduction of public investment. Public investment in the agriculture sector, especially in infrastructure, which includes irrigation, power, roads, market linkages and research and extension, which played a crucial role in green revolution, has been reduced. गवर्नमेंट का पूरा ध्यान चला गया इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर. उसमें उन्होंने किस पे ध्यान दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर, IT सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सब पे ध्यान दिया, ट्रेड पे ध्यान दिया. बट एग्रीकल्चर जो हमारा की हमारा इंपॉर्टेंट एरिया है हमारा एग्रेरियन कंट्री का, बीइंग इन एग्रेरियन कंट्री, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया. गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कम हुआ, प्लस इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया, प्लस उसके अलावा क्या था, फार्मर्स जिनको सब्सिडी मिलती थी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए क्योंकि सब्सिडीज बंद हो गई. दैट इज रिमूवल ऑफ सब्सिडी विच वॉज द सेकेंड मेजर थिंग जिसका जो हमारे LPG पॉलिसीज का एक नेगेटिव एस्पेक्ट रहा. दैट मीन्स ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा रिडक्शन हमने देखा. द नेक्स्ट वन इज liberalization and reduction in import duties. This sector has been experiencing a number of policy changes such as reduction in import duties on agriculture products. मतलब क्या हुआ, import करते हैं तो ड्यूटीज नहीं लगेगी. अगर आप बाहर से चीज़ें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो बीइंग एन एग्रेरियन कंट्री और इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेने वाले हो तो वो गुड सस्ते मिल जाएंगे ना यहाँ पे. तो क्या हुआ, हमारे फार्मर्स को लॉस होगा अल्टीमेटली, क्योंकि विद इन द कंट्री उनके लिए कुछ नहीं हो रहा. ना आप उनको इरिगेशन दे रहे हो, ना पावर दे रहे हो, ना मार्केट लिंकेजेस दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो, सब्सिडीज नहीं दे रहे हो, आपने ध्यान लगाना बंद कर दिया और आप अब इम्पोर्ट कर रहे हो फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. तो क्या होगा, बिना इम्पोर्ट ड्यूटी के तो हमारे फार्मर्स को बहुत कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा इसकी वजह से. रिमूवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता था पहले, वो शायद रिमूव हो गया था इस टाइम पे. All of these policies adversely affected the Indian farmers as they now have to face increased international competition. जो अभी मैंने आपको बोला कि farmers को बहुत ही stiff competition face करना पड़ता था and within the country उनके लिए कुछ नहीं हो रहा था. Shift towards cash crops. Again farmers के लिए क्या हो गया, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हुआ. फार्मर ने सोचा कि फूड क्रॉप्स ग्रो करेंगे, बहुत कंपटीशन हो रहा है, और अगर हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो हो रहा है तो क्यों ना हम भी कैश क्रॉप ग्रो करें. ठीक है, आप हर कोई कैश क्रॉप ग्रो करेगा तो अगेन इंडिया को फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज फेस करना पड़ेगा. फिर आप वापस कहाँ आ जाओगे, चैप्टर नंबर 2 में जो हालत थी पहले, आप सेल्फ रिलायंट नहीं थे वो बन जाओगे, वैसी कंट्री बन जाओगे. नाउ ड्यू टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी स्ट्रेटेजीज इन द एग्रीकल्चर, द प्रोडक्शन शिफ्टेड फ्रॉम फूड ग्रेन्स टू कैश क्रॉप्स फॉर द एक्सपोर्ट्स मार्केट. It led to a rise in the price of the food grains. Of course, food grain का शॉर्टेज होगा तो food grain का प्राइस इंक्रीज होगा. नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ. दैट मीन्स अभी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतना ध्यान देने के बाद में भी उतनी एफिशिएंट ग्रोथ नहीं थी. रीजंस क्या थे, चीपर इंपोर्टेड गुड्स. अगर इंपोर्टेड गुड्स अवेलेबल है वो भी चीपर रेट्स पे, अगेन कंपटीशन, अगेन क्या होगा कि विद इन द कंट्रीज इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ता है. Now, due to globalization, there was a greater flow of goods and capital from developed countries. Developed countries में से goods आ रहे हैं यहाँ पे. Example ले लो, China, it is developed, है ना. India is a developing country, China is a developed country. वहाँ से हम goods import करते हैं cheaper rates में. ठीक है,
देखो, एंड एज अ रिजल्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर एक्सपोज्ड टू इम्पोर्टेड गुड्स. Cheaper imported goods replaced the demand for domestic goods and domestic manufacturers started facing competition from imports. For example, cheaper Chinese goods pose a big threat to the Indian manufacturers. That means क्या बोला जा रहा है कि बाहर के developed nations तो देखो already developed है, तो they are expanding their markets in India. तो वो लोग चीप क्वालिटी पे, चीप प्राइस पे अपने गुड्स यहाँ पे बेच रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे डोमेस्टिक गुड्स को बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ा, प्लस डिमांड भी उसकी कम हो गई थी. नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, रोड्स नहीं होना, कम्युनिकेशन अच्छा डेवलप नहीं होना, लेट्स से, ठीक है. तो ऐसी चीज़ें, आईटी सेक्टर हो गया हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया, वो डेवलप नहीं है. तो ये चीज़ें जो हैं वो डेवलप्ड नहीं होंगी, जैसे पावर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो ये सब चीज़ें भी इसके अंदर आती है, ठीक है. वो सारी चीज़ें जो आपको बिजनेस करने में हेल्प करती है, बैंकिंग फैसिलिटी भी इसमें आ गया, रोड्स इसमें आ गए, ठीक है, प्लस पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इसके अंदर आ गया. तो अगर ये चीज़ें डेवलप्ड नहीं हैं तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो हो रहा था वो लो ही होने वाला है, बिकॉज यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को इंफ्रा प्रॉपर नहीं मिल रहा. The infrastructure facilities including power supply have remained inadequate due to the lack of investment. क्योंकि उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो वो चीज़ लैक हो रही है. Now, non-tariff barriers by developed countries. देखो, all the quota restriction on export of textile and clothing have been removed from India, but some developed countries like the USA have not removed their quota restriction on the import of textile from India. मतलब क्या बोला जा रहा है, जो हमने WTO के टाइम पे हमने बात की थी उस वीडियो में, ठीक है, कुछ इकोनॉमिस्ट बोल रहे थे कि इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री बहुत प्रेशर हो जाता है, फोर्स होता है हमारे ऊपर कि हमें अपने डोर्स ओपन करने दूसरी कंट्रीज़ के लिए, लेकिन डेवलप्ड नेशंस अपने जो कोटा रिस्ट्रिक्शंस नहीं हटाते, बिकॉज वाई, दे आर पावरफुल नेशंस, दे आर द वंस रनिंग द WTO, तो वो अपना फ़ायदा देखते हैं उसमें. तो वो क्या कर रहे हैं कि इंडिया ने तो सारे अपने कोटा रिस्ट्रिक्शंस हटाए, ये सोच के कि आप भी हटाओगे, पर यूएसए ने तो नहीं हटाए. तो क्या होगा, जब टेक्सटाइल यहाँ से वहाँ जाएगा, जब वो लोग इंपोर्ट करेंगे वहाँ के लोग, तो उन्हें हैवी ड्यूटीज़ पे करनी पड़ेगी, तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे ना. अगर हम यहाँ से बेच रहे हैं और वो वहाँ पे इंपोर्ट करें अपनी कंट्री में, और उनकी कंट्री बहुत ड्यूटीज़ लगा रही है, तो उनके लिए वो गुड्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट खराब होगा. नेक्स्ट इज इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी. डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या, गवर्नमेंट ने जब अपना इक्विटी बेचा पब्लिक को, ठीक है, उसको हमने बोला डिसइन्वेस्टमेंट. अब वो इनइफेक्टिव रहा, कैसे वो देखो. The government has always fixed a target for disinvestment of public sector enterprises, that is PSEs. For instance, in 91-92, it was targeted to mobilize rupees 2,500 crores through disinvestment. The government was able to mobilize 3,040 crores more than the target. Target कितना था, 2,500. उससे कितना ज़्यादा कमाया हमने, 3,040 crores उससे ऊपर आया. Now, in 2017-18, the target was 1 lakh crore, whereas the achievement was 1,57 crore. ठीक है, हमने जितना टारगेट रखा उससे ज़्यादा ही हमने कमाया. बट ज़रूरी है कि आपने सोचा हो कि आप एक चीज़ बेच के 2,500 रुपये कमाओगे, तो आपने एक चीज़ बेची हो, नहीं, वैल्यू अंडर वैल्यू भी हो सकता है. हो सकता है कि आपको एक की जगह 5 चीज़ें बेचनी पड़ी हो इतना पैसा कमाने के लिए. दैट मीन्स आपकी वैल्यूएशन बराबर नहीं हुई है. तो ये सारी चीज़ें हो सकती है. प्लस गवर्नमेंट ने अगर इतने पैसे कमाए थे तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं पे क्या किया, अपना रेवेन्यू शॉर्टेज जो था ना, अपना देश चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसमें यूज़ कर लिया. क्योंकि उनको क्या करना था, बच्चे हुआ PSE जो है उसको डेवलप करना था, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, पर उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दे के क्या किया, रेवेन्यू को उन्होंने खर्च कर दिया देश चलाने के अंदर, इकोनॉमी को रन करने के लिए. ठीक है, आगे देखते हैं. वही चीज़ जो मैंने आपको बोली वही चीज़ मैं समझाने वाली हूँ. However, according to some scholars, the disinvestment policy of the government was not successful because PSEs were undervalued. कैसे undervalued थे अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, and sold to the private sector. Moreover, such proceeds from disinvestment were used to compensate the shortage of government revenues rather than using it for the development of PSEs and building social infra in the country. Social infra develop नहीं हुआ, PSE में पैसे नहीं लगाए गए, इंस्टेड क्या हुआ, रेवेन्यू पूरा खर्च हो गया. ठीक है, शॉर्टेज जो था ना उसको मीट करने के लिए पूरा रेवेन्यू हमने खर्च कर दिया.
ना इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी, टैक्स रिफॉर्म आया फिर भी इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी, वो कैसे? द टैक्स रिडक्शन इन द रिफॉर्म पीरियड वॉज डन to generate the larger revenue and to curb the tax evasion, but it did not result in an increase in the tax revenue for the government. गवर्नमेंट ने बहुत सोचा कि हम ऐसे करेंगे तो शायद लोग टैक्स पे करने लग जाए, बट स्टिल इसने उतना इफेक्टिवली काम नहीं किया, टैक्स रिफॉर्म उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ. नेक्स्ट इज टैरिफ रिडक्शन डिक्रीज द स्कोप फॉर रेजिंग रेवेन्यू थ्रू द कस्टम्स ड्यूटीज. टैरिफ रिडक्शन से क्या हुआ? हमारे रेवेन्यूज इंक्रीज होने के चांसेस बढ़े. टैक्स incentives provided to foreign investors to attract the foreign investment further reduce the scope for raising tax revenues. मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट क्या कर रही थी? टैक्स रेवेन्यूज बाहर वालों को दे रही थी, जिसकी वजह से वो लोग टैक्स रेवेन्यू इंडिया में उतना कलेक्ट नहीं कर पाए. नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म. The new policy has been encouraging a dangerous trend of consumerism by encouraging the production of luxuries and items of the superior consumption. मतलब क्या हो रहा है? एक तरीके से ना एक इल्यूजन क्रिएट करता जा रहा है लोगों के दिमाग में कि भाई ब्रांड है तो अच्छा है, थोड़ा सा भी कम क्वालिटी वाला, क्या चीपर क्वालिटी में अवेलेबल है कोई गुड, लेट्स से इसकी प्राइस कम है, लेट्स से ये जीन्स जो मैंने पहनी है ये 1500 की है, अब अगर ये सेम जीन्स मिल रही होगी ना 500 में तो मैं नहीं लूँगी. क्यों हो रहा है? ब्रांडिंग क्रिएट हो रही है दिमाग में, एक इल्यूजन लोग क्रिएट कर रहे हैं कि भाई 1500 वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी है, उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी. क्या पता वो 500 वाली जीन्स भी उतनी अच्छी हो, लेकिन मुझे ट्राई करना पड़ेगा ना. तो इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? एनकरेज कर रहे हैं हम किसका प्रोडक्शन? लग्जरीज जो हैं उसका प्रोडक्शन हम एनकरेज करते हैं. नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड ग्रोथ. Growth has been concentrated only in some selected areas. Let's say in service sector there are many sectors, सब सेक्टर्स होते हैं, पर उसमें भी क्या है, कुछ 5-6 ही सेक्टर है जो हाईलाइट हो गए, जो अच्छा चल रहा है, जिन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है. जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज. ठीक है. नाउ and trade rather than vital sectors such as agriculture and industry which provide a livelihood to millions of people in the country. That means जो अच्छा चल रहा है सिर्फ उस पर ध्यान नहीं देना है. एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उन पे हमें और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों को लाइवलीहुड मिलता है. नाउ चैप्टर 3 LPG, the NEP policy has come to an end here. Keep watching, keep learning and keep practicing.